अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएम रॉद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान के मिराज एयरक्राफ्ट को लेकर इस वक्त बात चल रही है कि उन्हें मजीद अपग्रेड किया जाएगा, उनमें कोई ऐसा रेडार्स आ जाएंगे या बीबीआर मिसाइल्स लग जाएंगे, इन पर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट में, यानी कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए हैं और उसको लेकर जिस किस्म की डिटेल सामने आ रही हैं वो अपने आप में बड़ी हैरान कुन है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मिराज 3 और 5 एयरक्राफ्ट को मजीद अपग्रेड करने का प्लान रखता है। जो पाकिस्तान के पास मिराज एयरक्राफ्ट हैं, ये 1960s के इरा में पाकिस्तान ने इंडक्ट किए थे अपनी एयरफोर्स में। 1971 की वॉर में इनका काफी ज्यादा अहम रोल भी रहा। उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन ये 50 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में, और ये अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं। रिसेंटली इन्हें जब इन एक्शन देखा गया तो वो 2019 का वक्त था जब इन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 2 H4 स्टैंड ऑफ वेपन्स को ड्रॉप किया और कामयाबी के साथ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में इन्होंने पार्ट लिया। अब दोस्तों, मिराज 3 और 5 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में ग्राउंड अटैक के लिए बहुत ज्यादा आम समझे जाते हैं। इवन ये अटैक रोल में या ग्राउंड रोल में GF-17 को भी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने इस पर्टिकुलर टेललेस डेल्टा विंग डिजाइन की वजह से ये स्ट्रेट डायरेक्शन में बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ सकते हैं। सो इस वजह से ये ग्राउंड अटैक के मामले में बहुत ज्यादा अहम समझे जाते हैं। पाकिस्तान ने इनकी इसी डिजाइन बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए इन्हें अपग्रेड भी करवाया। दोस्तों, जो सबसे पहली अपग्रेड थी वो 1992 में शुरू हुई, जिसे रोज 1 कहा जाता है। रोज प्रोजेक्ट का बुनियादी तौर पर मतलब था रिट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये फैसला कर चुकी थी कि इन्हें स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज किया जाएगा, जिन्हें क्लोज एयर सपोर्ट भी कह दिया जाता है। क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशन होते हैं कि जहां आपकी आर्मी को बहुत ज्यादा मुजाहमत का सामना हो, वहां आपके फाइटर एयरक्राफ्ट जाके दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करते हैं ताकि आपकी लैंड फोर्सेस को आगे बढ़ने में मदद मिले। 1992 में इसका पहला जो फेज शुरू किया गया अपग्रेडेशन में, उसमें सबसे पहले 33 मिराज 3 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया। इनमें ग्रिफो एम रेडार को इनकॉर्पोरेट किया गया मिराज 3 एयरक्राफ्ट में, जिसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर रेंज तक एयर टू एयर टारगेट्स को देख सकता था। उस वक्त ये भी प्लान्स थे कि इसमें बीवीआर मिसाइल्स को लगाया जाएगा। उसके साथ साथ इसमें डे एंड नाइट मिशन करने की सलाहियत ऐड की गई, क्योंकि इससे पहले ये रात के वक्त मिशन सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाता था, और इसके एयर फ्रेम की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया गया। फिर जो सेकंड फेज था, फिर उसके बाद रोज 2 प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1996 में, और उन्हें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और जो गाइडेड बॉम्ब्स है जैसा कि H4 और H2 स्टैंड ऑफ वेपन्स है, इन्हें कैरी करने के काबिल बनाया गया। और उसके साथ साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और रेडार वार्निंग रिसीवर जो साब की कंपनी से लिया गया वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए, लगाए गए, जिसकी वजह से ये दुश्मन की तरफ से अगर कोई मिसाइल फायर किया जाता है, ये उससे भी अलर्ट प्रोवाइड करता है ताकि बचा जा सके। उसके साथ साथ इसकी इंजन और एयर फ्रेम लाइफ को मजीद बेहतर कर दिया गया। रोज 3 प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया सन 2000 के अवाइल में, जो इसका तीसरा फेज था। इसमें भी मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट को इकट्ठा अपग्रेड किया गया। इसमें कुछ अपग्रेडेशन इस तरह थी कि एयर टू ग्राउंड इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मजीद बेहतर किया गया। ग्रिफो रेडार पर ज्यादा वर्किंग की गई ताकि ये मजीद अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो सके। उसके साथ साथ पायलट व्हीकल इंटरफेस, यानी कि पायलट जो कॉकपिट देखता है, कॉकपिट पर जो तमाम उसके सामने ऑप्शंस होते हैं, उसको ज्यादा आसान बनाया गया ताकि पायलट के लिए वो पुराने कॉकपिट को हटा के उसके सामने एक मॉडर्न कॉकपिट हो, जिससे वो बेहतर तरीके से चीजों को ऑपरेट कर सके। और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इन चीजों की इंटीग्रेशन को ज्यादा बुनियादी तौर पर बेहतर किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान ने इस पूरे प्लान को ड्रॉप कर दिया कि इस पर हम बीबीआर मिसाइल लगाएं या एयर टू एयर मिसाइल लगाएं, क्योंकि उस वक्त GF-17 का प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट शुरू कर चुका था। तो पाकिस्तान के पास ये था कि GF-17 थंडर्स और F-16 एयर टू एयर बैटल लड़ने के काबिल होंगे। जो ये मिराज एयरक्राफ्ट है, इनको बॉम्बिंग रोल के लिए हम रखेंगे, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। उसी के साथ साथ फिर हमने आगे देखा कि GF-17 आए तो उन पर SD-10 बीबीआर मिसाइल्स आ गए और F-16 पर AIM-120 मिसाइल्स आ गए। अब अगर 2024 के इरा की बात करें तो पाकिस्तान एयर टू एयर कॉम्बैट में देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स समझी जाती है, और इवन दुनिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्सेज हैं उनमें आती है J-10C, GF-17 ब्लॉक 3, F-16 ब्लॉक 52 प्लस एयरक्राफ्ट इस पूरी फ्लीट का पार्ट है। जबकि ये जो मिराज एयरक्राफ्ट है, ये ग्राउंड अटैक्स के मामले में या स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। सो इस वक्त जो इसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि इस पर कोई एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार आ जाएगा,
या इस पर कोई BBR मिसाइल्स लगा दिए जाएंगे। सो हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिले, लेकिन बहुत ही कम एयरफ्रेम पर ऐसा हो सकता है। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कम एयरफ्रेम पर होगा। जो बाकी एयरफ्रेम होंगे उन्हें आने वाले वक्त में हो सकता है रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, तो उसके होते हुए ये जो पुराने F7s हैं और उनमें से ज्यादातर जो मिराजेस हैं इनको रिटायर कर दिया जाएगा और उनकी जगह आ जाएंगे नए एयरक्राफ्ट। सो अगर कोई थोड़े बहुत एयरक्राफ्ट बचते हैं, अगर कोई शायद 50 से भी ज्यादा कम एयरक्राफ्ट हो, उन पर कोई इस तरह की अपग्रेडेशन की जा सकती है, क्योंकि फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, रडार और शायद इन पर हमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भी देखने को मिले, जिसकी वजह से इनकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी इनहेंस होगी। दोस्तों हम दूसरी टॉपिक की तरफ आ जाएं तो ईरान ने 1 अक्टूबर को तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं इजराइल की तरफ, और इनमें से बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजरायली एरियाज में हिट भी किया है, बहुत सौ को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया है, यानी गिरने से पहले ही तबाह कर दिया। लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट कर रहे हैं इजरायली कैपिटल तल अवीव में, उसके साथ साथ बहुत से दूसरे शहरों में, इवन कुछ इजराइल की क्रिटिकल एयर बेसिस के नजदीक भी ये मिसाइल्स जाके गिरे हैं। ये इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर समझा जा रहा है, जिसमें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोकने के में नाकाम रहा है। और इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है, जिस पर हमने सारी इसकी डिटेल्स बताई हैं, और उसके साथ साथ वो आउटलाइन भी खींची है, जिसके तहत आप ये असेस कर सकते हैं कि इस पूरे अटैक के बाद क्या होगा, इसराइल इसका किस तरह जवाब देगा, या ईरान इसके बाद क्या स्ट्रेटजीज अपना सकता है। सो आप हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजरायली साइड से इस पूरे अटैक के बाद ईरान को कड़ी धमकियां भी दी गई हैं कि आपको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान भी सेम इसी तरह की रिटोरिक्स अपना रहा है कि अगर अब इजराइल इसका जवाब देने की कोशिश करेगा तो हमारी तरफ से जो अभी 180 मिसाइल्स आए हैं, अगली दफा इनकी तादाद 400 से भी ज्यादा होगी। तो इस तरह के अभी बयानात भी चल रहे हैं और ये चीज अभी डेवलपमेंट में है। अभी इसमें आपको मजीद और डिटेल्स भी देखने को मिलेंगी। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि ईरान ने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए, जिनमें से कुछ को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया और कुछ ने इजरायली सरजमीन को हिट किया, और अभी तक यही खबरें हैं। कितना डैमेज हुआ है उसको अभी असेस किया जा रहा है, और मजीद इन्फॉर्मेशन भी जैसे आती जाएगी हम आपको इसके बारे में आगाह रखेंगे। इजराइल ईरान के इस स्टैंड ऑफ पर जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और रिप्लाईज में भी पिन किया होगा। आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से रूशनास हो सकें। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।